हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड इंग्लिश की न्यू सिलेबस में जो फिक्शन जोड़ा गया है मालगुडी डेज, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि मालगुडी डेज क्या है और हमें कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और उसका पूरा हिंदी ट्रांसलेशन भी हम देखने वाले हैं। तो मालगुडी डेज जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश के सिलेबस में जोड़ा गया है, ये आर के नारायण ने लिखा है। और मालगुडी डेज के अंदर 32 शॉर्ट स्टोरीज है, यानी कि छोटी छोटी कहानियाँ हैं 32 अलग अलग जो मालगुडी डेज में है, यानी कि 32 शॉर्ट स्टोरीज से मिलकर मालगुडी डेज बना है। तो हमें मालगुडी डेज के अंदर 32 स्टोरीज पढ़नी है। तो हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पर डेली एक शॉर्ट स्टोरीज का हिंदी ट्रांसलेशन लेकर आएंगे। जैसे कि हम आज पहली स्टोरीज को डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको डेली एक वीडियो मिलेगी जिसमें आप पूरा मालगुडी डेज कवर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज हम पहली यहाँ पर चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, यानी कि ज्योतिषी का दिन। एक ज्योतिषी का दिन, ये मालगुडी डेज की पहली शॉर्ट स्टोरी है। ऐसी आपको 32 शॉर्ट स्टोरीज पढ़नी है जो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो हम बिना देरी किए हुए पहली शॉर्ट स्टोरी को चालू करते हैं। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, यानी कि एक ज्योतिषी का दिन। ठीक दोपहर के समय ज्योतिषी अपना ठेला खोलता है और ज्योतिषी की दुकान लगाता है। एक यहाँ पर एक बाजार का दृश्य शो हो रहा है, यानी कि एक रोड का दृश्य, बाजार का दृश्य। तो ठीक दोपहर के समय वह अपना ठेला खोलता है और ज्योतिष की दुकान लगाता है। दर्जन भर कोड़िया कपड़ों का चौकोर टुकड़ा जिस पर कई रहस्यमयी रेखाएं खींची थी, एक नोटबुक और ताड़पत्रों की एक किताब उसके पास रहती है। उसके माथे पर बहुत सी भभूत और थोड़ा सा सिंदूर लगा होता है और आंखों से एक तिरछी चमक ये देखने के लिए निकलने लगती है कि ग्राहक उसकी तरफ आ रहे हैं या नहीं, यानी कि वो बार बार ग्राहकों को देखता रहता है। लेकिन सीधे साधे लोग इस देवी शक्ति मानकर भरोसे का अनुभव करते हैं, यानी कि बहुत से लोग इसको देवी शक्ति मानते हैं ज्योतिषी को और भरोसे का अनुभव करते हैं। उसकी आंखों की शक्ति चेहरे पर सबसे ऊपर लगी होने के कारण भी बढ़ जाती है। उसके माथे पर प्रभावी तिलक और नीचे गालों तक फैली बड़ी काली मूंछों के बीच दमकती दो आंखें, यानी कि उसके सिर पर तिलक लगा रहता है। किसी अल्पबुद्धि के लिए भी इस तरह सजी आंखें किसी बड़ी कारगर सिद्ध होगी, यानी कि जो उसका हुलिया था वह, मतलब कि किसी जो जिसके पास अल्पबुद्धि होती है, कम बुद्धि के लोग होते हैं, बिना पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको ये आकर्षित करता है। प्रभाव जमाने के लिए वह सिर पर गेरुआ रंग की पगड़ी भी पहनता है। यह रंग उसे हमेशा सफलता प्रदान करता है। लोग उसकी तरफ इस तरह आकृष्ट होते हैं जैसे फूलों पर मधुमक्खी गिरती है। टाउन हॉल के पार्क से लगे रास्ते पर वह इमली के एक विशाल वृक्ष की दूर दूर तक फैली टहनियों की छाया में विराजमान होता है, यानी कि वह इमली के एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठा रहता है। एक ऐसी जगह थी जहाँ सवेरे से देर रात तक लोगों की भीड़ गुजरती रहती थी। सकड़ी लंबी सड़क पर दोनों तरफ तरह तरह की छोटी छोटी दुकानें लगी होती। घरेलू दवाएं बेचने वाले, चुराए हुए लकड़ी लोहे के सामान की दुकानें, जादूगर और सस्ते कपड़े की एक दुकान जिसके लोग जोर जोर से चिल्लाकर हर वक्त लोगों को बुलाते रहते। ये आसपास की दुकानें थी। इसी के बगल में इसी तरह शोर करने वाला एक मूंगफली विक्रेता था जो हर दिन अपनी चीज़ को एक नया नाम देता था। किसी दिन बम्बई की आइसक्रीम, किसी दिन दिल्ली के बादाम, किसी दिन राजा की सौगात, और लोग हर वक्त उससे खरीदारी कर रहे होते हैं। भीड़ के बहुत सारे लोग ज्योतिषी को भी घेरे रहते हैं, यानी ज्योतिषी के आसपास भी भीड़ लगी रहती है। वह बगल में लगी मूंगफलियों के बड़े से ढेर के ऊपर धुआं देती जलने वाली आग से निकलती हल्की रोशनी से ही अपना काम चलाता, यानी कि उसके पास उजाले का और कोई साधन नहीं था। मूंगफली के ढेर के ऊपर जो आग लगी रहती, धुआं देती रहती, बस उसी से वहाँ उजाला होता। दुकानों पर लगी छोटी छोटी रोशनियों से ही सबको काम चलाना पड़ता था। यहाँ म्यूनिसिपैलिटी से कोई रोशनी नहीं मुहैया कराई गई, यानी म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी होती है सरकार की कि रोडों पर लाइटें लगवाई, पर यहाँ पर किसी प्रकार की लाइटें नहीं लगाई गई थी। एक दो के पास गैस के हंडे भी थे जिनमें से हर वक्त स की आवाज़ निकलती रहती।
जो गैस के अंडे होते हैं ना, उनमें से हर वक्त साँ की आवाज़ निकलती रहती है। कुछ दुकानों पर खंभों से रोशनी की नंगी लपट निकलती रहती। कुछ साइकिलों के छोटे छोटे लैंपों से काम चलाते, यानी किसी के पास छोटे छोटे लैंप रहते। और ज्योतिषी की तरह कुछ अपनी रोशनी के बिना ही दूसरों के भरोसे गुजारा कर लेते। तरह तरह की इन बहुत सी रोशनियों में एक अलग ही मंजर बनता, जिनके बीच से चलते निकलते लोगों की छायाएं अपना रहस्यमयी समा बांध देती। ये मतलब कि उस एरिया का वो एक तरह से डिस्क्रिप्शन दे रहा है पोइट, कि भाई किस तरह का वहाँ पर माहौल है, रोड किस तरह की है, दुकानदारी किस तरह की, उजाला किस तरह का, ये वह हमें बता रहा है। ज्योतिषी को यह माहौल इसलिए बहुत सही लगता क्योंकि जब उसने ज़िंदगी शुरू की थी तब वह ज्योतिषी तो बनना ही नहीं चाहता था। दूसरों की ज़िंदगी में क्या होने वाला है यह जानना तो दूर, वह यह भी नहीं जानता था कि उसकी अपनी ज़िंदगी में अगले मिनट क्या होने वाला है। अब ज्योतिषी के बारे में बता रहे हैं। तब उसे न तो सितारों की कोई जानकारी थी, यानी ग्रह नक्षत्रों की, न उन बेचारे लोगों की जो उसकी ग्राहक बनते। बातें करने में वह जरूर कुशल था, जो लोगों को खूब पसंद आती। इसलिए अनुमान और अभ्यास से इस काम में उसने अच्छी महारत हासिल कर ली। यही नहीं, दूसरे सभी धंधों की तरह यह धंधा भी उतना ही ईमान का धंधा था। और दिन भर मेहनत के बाद वह जो भी कमाई शाम को घर ले जाता, वह ईमान की सही कमाई थी। जब उसने गांव छोड़ा तब यह नहीं सोचा था कि क्या करेगा। गांव में ही रहता तो वहीं सब काम करता, पुरखे करते आए थे, यानी खेती का काम, शादी और बच्चे और पुराने घर में हमेशा की तरह गुजर बसर। लेकिन ये नहीं होना था, उसे बिना किसी को बताए घर छोड़ना पड़ा था। और आसपास नहीं, करीब 200 मील दूर इस कस्बे में आकर सहारा लेना पड़ा था। किसी गांव वाले के लिए यह बहुत ज़्यादा दूरी थी। 200 मील बहुत ज़्यादा दूरी होती है, दोनों स्थानों के बीच एक समुद्र की तरह। मनुष्य की समस्याओं और कठिनाइयों की उसे गहरी जानकारी थी। शादी ब्याह, पैसा और आपसी संबंधों की समस्याएं, ये सब। लंबे समय तक यह काम करके वह इसमें निपुण हो गया था। 5 मिनट में ही समझ जाता कि असली परेशानी क्या है। एक सवाल का वह 8 आना चार्ज करता था, यानी कि वह एक सवाल पूछने के 8 आना लेता था। और तब तक मुंह नहीं खोलता था जब तक दूसरा कम से कम 10 मिनट तक अपनी बात नहीं कह लेता। इससे उसे 10 जवाब और सुझाव सूझ जाते। यानी कि जो ग्राहक होता था उससे पहले वो 10 मिनट बातें करता था, फिर उसको जवाब देता था, तो ग्राहक खुद ही अपनी सारी समस्याएं बता देता था। तब तक वह ग्राहक की हथेली देखकर कहता, तुम्हें अपने कामों का पूरा नतीजा नहीं मिल पा रहा है। और 10 में से 9 लोग उसकी बात से एकदम सहमत हो जाते। या वह सवाल करता, तुम्हारे परिवार में कोई औरत है या कोई दूर का रिश्तेदार है जो तुम्हारी खिलाफत कर रहा है। या वह उसके चरित्र का विश्लेषण करते हुए कहता, तुम्हारी ज़्यादातर परेशानियां तुम्हारे अपने स्वभाव के कारण है। इसकी वजह से यह है कि तुम्हारी राशि में शनि बैठा हुआ है। तुम हिम्मत वाले आदमी हो और कभी कभी तुम्हारा व्यवहार कठोर भी हो जाता है। यह आखिरी बात सबको एकदम सही लगती, क्योंकि बेहद कमज़ोर आदमी भी अपने आप को हिम्मत सुनकर खुशी होगा। फिर शाम हो जाती है तो मूंगफली वाले ने अपनी आग बुझाई और घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। ज्योतिषी के लिए यह मानो सूचना थी कि वह भी अपनी दुकान बंद करे, क्योंकि एक छोटी सी हरी रोशनी को छोड़कर जो कहीं दूर से आकर उसके सामने पड़ रही थी, उसके इर्द गिर्द एकदम अंधेरा छा जाता है। उसने अपनी कौड़ियाँ बटोरी, कपड़ा और किताब समेटी, और दूर से आती हरी रोशनी भी तब बुझ गई। लेकिन उसे देखा कि सामने एक आदमी खड़ा है। यानी कि फिर वो एक आदमी को देखता है, ये सोचकर कि यह आदमी उसका ग्राहक हो सकता है या बनाया जा सकता है। वह बोला, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। यानी कि उस आदमी से कहता है कि बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो, अच्छे हो, थोड़ी देर यहाँ बैठकर आराम करो और मुझसे बातचीत करो। ये वह ज्योतिषी कहता है उस आदमी से। आदमी जवाब में कुछ बुनबुनाया। ज्योतिषी ने बात दोहराई तो उसने अपनी हथेली उसकी नाक के आगे रख दी और बोला, बड़े ज्योतिषी बनते हो तुम। फिर ज्योतिषी ने चुनौती सी महसूस करते हुए हथेली पकड़ ली और कहना शुरू किया, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है। फिर वो आदमी कहता है कि ये सब मत बको, कोई सही बात बताओ। फिर ज्योतिषी को कुछ ताव सा आया, बोला, मैं एक सवाल के सिर्फ 8 आने लेता हूँ और इतने में ही तुम्हें कई बातें बता दूंगा। फिर ग्राहक ने झटके से अपना हाथ खींच लिया, जेब से एक अठन्नी निकाली और उसे ज्योतिषी के सामने फेंक कर कहने लगा, मुझे ज़रूरी सवाल पूछना है। अगर मुझे लगा कि तुम धोखेबाजी कर रहे हो तो ब्याज समेत अपनी अठन्नी वापस ले लूँगा। फिर ज्योतिषी कहता है
कि ठीक है, लेकिन अगर मेरे जवाब तुम्हें ठीक लगे तो तुम मुझे 5 रुपये दोगे। फिर वो ग्राहक कहता है कि नहीं दूंगा। फिर वो जो एस्ट्रोलॉजर होता है यानी कि ज्योतिषी होता है वो कहता है कि तब भी तुम मुझे 18 नहीं दोगे। मतलब पूछ रहा है उससे कि तब भी तुम मुझे 18 नहीं दोगे। फिर ग्राहक कहता है चलो दूंगा, लेकिन गलत होने पर तुम्हें मुझे दुगना देना पड़ेगा। थोड़ी देर भाव ताव के बाद बात मान ली गई। ज्योतिषी ने ऊपर वाले से प्रार्थना की और ग्राहक ने बीड़ी जलाई। दिया सलाई की रोशनी में ज्योतिषी को उसका चेहरा दिख गया। एक क्षण के लिए वह चुप सा हो गया। गाड़ियां सड़क पर हॉर्न बजाती चली जा रही थी। इक्के तांगे खटखट करते आगे बढ़ रहे थे। पार्क में फैल रहे अंधेरे में लोगों का शोर मच रहा था। ग्राहक आराम से जमीन पर बैठ गया और बीड़ी से धुआं निकालने लगा। ज्योतिषी ने उसकी ओर देखा और अठन्नी वापस फेंक कर कहने लगा, रहने दो, मैं तुम जैसे लोगों से दूर रहता हूँ। अब मुझे देर भी हो रही है। वह अपना सामान बांधने लगा। ग्राहक ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तो रास्ते से गुजर रहा था, तुमने ही पकड़ लिया मुझे। ज्योतिषी उसकी पकड़ से कांपने लगा, जैसे बेहोशी हो जाएगा। आज छोड़ दो मुझे, कल मैं तुमसे बात करूंगा। ग्राहक ने हथेली उसकी नाक के आगे की और बोला, चुनौती तो चुनौती है, अब वही बताओ। फिर हार कर ज्योतिषी ने कहना शुरू किया, कोई औरत है? फिर वो ग्राहक कहता है, ये सब बकवास नहीं चलेगी, बताओ मैं अपनी खोज में सफल होऊंगा या नहीं। ठीक बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे सब पैसे छीन लूंगा। फिर ज्योतिषी ने मनी मन ऊपर वाले को पुकारा और कहने लगा, ठीक है, सब बताऊंगा, लेकिन अगर मैंने सब बातें सही सही बताई तो तुम मुझे पूरे 5 रुपये दोगे। ग्राहक कहता है, हाँ तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो। फिर ग्राहक कहता है, चलो दूंगा, अब बको। फिर ज्योतिषी कहने लगा, तुम्हें मरा समझकर छोड़ दिया गया था, बोलो ठीक है। फिर ग्राहक हाँ भरता है, अरे हाँ ठीक है, और बताओ। फिर एस्ट्रोलॉजर कहता है कि तुम्हारे भीतर चाकू घुसेड़ दिया गया था। फिर ग्राहक कहता है, अरे वाह, यह भी सही है। ग्राहक बहुत प्रभावित हुआ और कमीज उतार कर चाकू का घाव दिखाने लगा। इसके बाद तुम्हें खेत के बगल में बने एक कुएं में फेंक दिया गया था। मारने वाले ने सोचा कि तुम मर चुके हो। ये फिर ग्राहक कहता है कि अगर एक राहगीर कुएं में झांक कर नहीं देखता तो मैं सचमुच मर जाता। ग्राहक जैसे उसका मुरीद हो गया, यानी कि उससे बहुत प्रभावित हो गया और बोला, अब यह भी बताओ कि वह आदमी मुझे कब मिलेगा। यानी कि ये उस आदमी की पूछ रहा है जिसने इसको चाकू मारा था, यानी कि वो जो आदमी था ना ग्राहक, उसको चाकू मारा था। यह कहते हुए उसने ज्योतिषी के पैर पकड़ लिए। फिर ज्योतिषी कहता है कि वह तो तुम्हें अब परलोक में ही मिलेगा। 4 महीने पहले एक दूर की गांव में उसकी मौत हो चुकी है। अब तुम उसे कभी नहीं देख सकोगे। यह सुनकर ग्राहक रोने लग गया, मतलब थोड़ा रोने सा हो गया। ज्योतिषी ने फिर कहा, गुरु नायक। फिर वो ग्राहक कहता है, तुम तो मेरा नाम भी जानते हो। ग्राहक दंग रह गया था। फिर, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, क्या नहीं जानता मैं गुरु नायक। मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारा घर यहाँ से 2 दिन की दूरी पर है, उत्तर की तरफ। पहली गाड़ी पकड़कर वापस लौट जाओ। अगर तुम घर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी में एक और भयंकर खतरा देख रहा हूँ। यह कहकर उसने जरा सी राख उठाई और ग्राहक को देते हुए कहा, इस माथे पर मल लो और घर लौट जाओ। दक्षिण दिशा तुम्हारे लिए खतरनाक है, इधर कभी मत आना। ऐसा करोगे तो 100 साल की उम्र पाओगे, नहीं तो। ग्राहक कुछ सोचते हुए बोला, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। मैं तो उसी को ढूंढने आया था, बदला लेने। कभी कभी निकलता था, लेकिन अब तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि वो आदमी तो मर गया। वह मेरे हाथों से बच निकला। अब मैं यही चाहता हूँ कि उसकी मौत भी भयंकर हुई हो। फिर ज्योतिष कहता है, हाँ तुम्हारा सोचना ठीक है। ज्योतिषी ने धीरे से कहा, वह लोरी से कुचलकर मरा। यानी कि गाड़ी आती है, जो ट्रक होता है ना, उसे लोरी कहते हैं। तो वह लोरी से कुचलकर मरा। ये सुनकर ग्राहक को संतोष हुआ कि चलो इसको भी दर्दनाक मौत मिली। ज्योतिषी ने जब अपना बस्ता संभाला, सब लोग जाग चुके थे, यानी कि पूरा बाजार खाली हो गया था। सब रोशनियां बुझ चुकी थी, चारों ओर अंधेरा छा गया था, सब शांत हो गया था। ग्राहक भी ज्योतिषी को, जो कि पैसे उसके पास थे, थमाकर वापस जा चुका था। यानी कि जितने पैसे ग्राहक के पास थे वो सब देकर वापस जा चुका था। ज्योतिषी घर पहुंचा तो आधी रात हो चुकी थी। पत्नी दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। पूछने लगी, इतनी देर क्यों हो गई। उसने सब सिक्के अपनी पत्नी को थमा दिए और कहा, इन्हें गिन लो, एक आदमी दे गया है।
3, 4, 4.5 रुपये गिनते गिनते पत्नी बोलती रही। पत्नी बहुत खुश थी। कल मैं गुड़ और नारियल खरीदूंगी, बेटा कई दिन से मिठाई की जिद कर रहा था, मैं उसके लिए कुछ बढ़िया चीज़ बनाऊंगी। फिर ज्योतिष कहता है कि सुअर मुझे ठग ले गया, उसने तो 5 रुपये देने को कहा था और मुझे कम दिए। पत्नी ने परेशान होकर पूछा, क्या बात है, कुछ लफड़ा हो गया क्या? फिर ज्योतिष कहता है, अरे कुछ नहीं, छोड़ो। खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर वह कहने लगा, आज मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। इतने दिनों तक मैं डरता था कि एक आदमी का खून मेरे हाथों में लगा है, इसलिए मैं घर छोड़कर भागा था और तुमसे शादी करके यहाँ रहने लगा था। वह आदमी जिंदा है। ये सब वो अपनी पत्नी से कहता है। पत्नी चौंक कर बोलती है, तुमने किसी का खून किया था? फिर वो ज्योतिष कहता है, हाँ, गांव की बात है, जब मैं जवान था और बेवकूफ़ भी। हमने शराब पी, जुआ खेला और एक दिन खूब लड़े। अब ये सब सोचने की क्या ज़रूरत है, अब सो जाएं। यह कहकर उसने अपने पैर फैलाए और सोने की कोशिश करने लगा। और यहाँ पर ही मालगुडी डेज की जो पहली शॉर्ट स्टोरी है वो ख़त्म होती है। यानी कि इस पोइम में दिखाया गया है कि कैसे एक आदमी पहले तो अपने दोस्त का मर्डर करता है और उसके बाद वो ज्योतिष बन जाता है। वह जानता कुछ भी नहीं है, बस वो एक ढोंग करता है। जो कॉमन परेशानियाँ होती लोगों की वह लोगों को बताता है और लोग उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। और ये ज्योतिष वही आदमी था जिसने उस दूसरे आदमी का खून करने की कोशिश की थी। और फिर उसको वो कह ही देता है कि तुम्हें इधर आना नहीं है, जिसने तुम्हारा खून करने की कोशिश की थी वो तो मर गया। तो अब ये भी टेंशन फ्री हो जाता है। तो इस तरीके से आर के नारायण की मालगुडी डेज की जो पहली शॉर्ट स्टोरी है वो हमने कंप्लीट कर ली है। ऐसी टोटल 32 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड वाली देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सेकंड ग्रेड में अपने मार्क्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए हमारे चैनल के जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें। थैंक यू।